हमारे तमाम साथियों को जो सुन रहे हैं, भाइयों और बहनों को मेरा नमस्ते। आज बहुत ही खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में ये जो आपने अपना एक फेसबुक पेज बनाया है नॉर्थ 24 परगना में बैरकपुर के इलाके में, जिसका नाम आपने मुक्तिकंठ रखा है, इसमें आपने आज मुझे बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर हम लोग बात करें और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो आज हमारे देश में सरकार है दिल्ली में और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में, हमको समझना होगा कि ये एक बहुत विशेष तरह की सरकार है। ये आम सरकारों की तरह नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो बहुत अच्छी थी, उसने बहुत किया, नहीं, उसने भी बहुत कुछ लोगों के शोषण को बढ़ाने का काम किया। जो लोगों के अधिकार थे उनको पूरी तरह से उनको अधिकार हासिल करने नहीं दिया। उन सरकारों ने भी निश्चित तौर पर पूंजीपतियों का साथ दिया, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा की। आज बंगाल में भी जो टीएमसी की सरकार है वो भी बहुत लोगों को परेशान कर रही है, किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में केंद्र सरकार को चला रही है और कई सालों से अलग अलग राज्यों की सरकारों को भी चला रही है। 2017 से उत्तर प्रदेश की सरकार को भी वो चला रही है। इसमें और दूसरे सरकारों में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर ये है कि जब 1950 में हमारे देश का संविधान तैयार हुआ था, और आप लोग सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान को तैयार करने में बहुत मेहनत की थी, तो उस संविधान को हमारे देश के तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम राजनीतिक समूहों ने, तमाम विभिन्न विचारधारा के लोगों ने उसको स्वीकार किया था। उसमें जो समानता का सिद्धांत है, उसमें जो लोकतंत्र का सिद्धांत है, और उसकी जो भावना थी धर्मनिरपेक्षता की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द तो बाद में जोड़ा गया संविधान में, लेकिन 1950 के संविधान में भी जो उसकी आत्मा थी वो धर्मनिरपेक्ष थी। तो इन सारी चीज़ों को हमारे देश के तमाम राजनीतिक दलों ने और विचारधाराओं को मानने वाले लोगों ने स्वीकार किया, उसका स्वागत किया, और पहली बार इस देश में आदमी और औरत, गरीब और अमीर और अलग अलग जातियों के बीच समानता और बराबरी की बात पहली बार हमारे देश में उस संविधान में कही गई, और ये कहा गया कि कानून के सामने सब बराबर होंगे। अब हम लोग सब जानते हैं कि इस बराबरी को अभी हम लोगों ने अपने जीवन में पूरी तरह से देखा नहीं है, लेकिन फिर भी बराबरी का सिद्धांत जब तक लोग मानेंगे तब तक बराबरी की लड़ाई को लड़ने में संविधान हमारा साथ देगा, ऐसा हम लोग सब मानते हैं। तो संविधान के जो सिद्धांत हैं, संविधान से जो हमें अधिकार प्राप्त हैं, संविधान की जो बातें हैं, इनको और ज़्यादा मजबूत करना, इनको और भी ज़्यादा शक्तिशाली करना, ये हम तमाम लोगों का काम है जो इस देश के अंदर जनवादी आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम सब निश्चित तौर पर कहते हैं कि इस संविधान को और भी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और दूसरी पार्टी के लोग, दूसरे लोग जो पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो पूंजीवादी और ज़मींदारों के शोषण को एक तरह से बनाए रखने में पूरी मदद करते हैं, वो भी कुछ हद तक संविधान को मानते हैं और उसकी बात करते हैं और कहते हैं कि उसके अंदर जो बातें हैं
उनको लागू करना, उनको लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं हमारे देश में, और वो है आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस का संगठन। उसने 1950 में ही आरएसएस ने कह दिया था, आरएसएस के नेताओं ने कहा था, गुरु गोलवलकर और दूसरे लोगों ने, कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम इस संविधान की आवश्यकता को भी नहीं समझते हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारे देश का जो न्याय शास्त्र है, हमारे देश का जो कानून है, उसे मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति हमारे देश, हमारे परंपराओं के अनुरूप है, और उसके ही आधार पर हमको न्याय की व्यवस्था अपने देश के लिए तैयार करनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि मनुस्मृति के बारे में हम लोग सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में अध्ययन कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि ये तो एक पुरानी किताब है, इस पे पुरानी बातें लिखी हुई हैं जो कभी भी लागू नहीं हो सकती हैं, कौन उनको लागू करेगा, ये बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि आज जो राजनीतिक ताकत देश में बढ़ रही है, जो केंद्र सरकार पर कब्ज़ा कर चुकी है, जो उत्तर प्रदेश में राज कर रही है, और जो कह रही है कि अगले साल हम बंगाल पे भी कब्ज़ा करेंगे, बंगाल में भी राज करेंगे, तो उन्होंने 1950 में बहुत साफ तौर पे कह दिया था कि हम तो मनुस्मृति को मानते हैं, हम मनुस्मृति को ही लागू करेंगे। और हमको आज ये देखना है कि 6 साल से दिल्ली में इनकी सरकार है, कई सालों से अलग अलग राज्यों में इनकी सरकार है, उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में भी इनकी सरकार है, बिहार में इनके साथ नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार पिछले 4 साल से चल रही है। तो हमको देखना होगा कि क्या उन्होंने मनुस्मृति में जो असमानता का सिद्धांत है उसके आधार पर काम करने की कोशिश की है कि नहीं। और मैं ये मानती हूँ कि वो कहते नहीं हैं कि हम मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं, वो ये कहते नहीं हैं कि हम संविधान को समाप्त कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कहेंगे तो पूरे देश में एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन उनकी जो नीतियाँ हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, वो मनुस्मृति में जो दर्ज सिद्धांत हैं उन्हीं के अनुरूप है, उन्हीं के हिसाब से है। तो इसके मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ अलग अलग क्षेत्रों में। आप जानते हैं कि इस सरकार के सन 14 में आने के फ़ौरन बाद हमारे देश में एक बहुत ही दुखद घटना घटी, और वो घटना थी रोहित वेमुला की मौत। अब रोहित वेमुला एक दलित छात्र था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, बहुत होनहार छात्र था, मतलब बहुत प्रतिभाशाली था, बहुत हाईली इंटेलिजेंट था। वो स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ सोचता था, उसके बारे में और जानना चाहता था, उसकी डायरी है। लेकिन वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी लड़ने की बात करता था, और यूनिवर्सिटी के अंदर वो लेफ़्ट के साथ भी था। उसके बाद वो अम्बेडकरवादी मूवमेंट के साथ जुड़ा, और उसने यूनिवर्सिटी के अंदर सामाजिक न्याय के लिए अपनी लड़ाई को शुरू किया। जब उसने ऐसा किया तो हम लोग कभी कभी चीज़ों को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन था, वाइस चांसलर था, उन्होंने ही उसके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लिया। नहीं, जो हैदराबाद का बीजेपी का एमपी था, जो केंद्र सरकार में मंत्री था, उसने जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट यानी जिसमें शिक्षा आती है, उसकी जो मंत्री थी स्मृति ईरानी, उससे शिकायत की कि इस लड़के के ख़िलाफ़ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और स्मृति ईरानी ने बार बार लगातार वाइस चांसलर को पत्र लिखा कि आप इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप देखिए क्या क्या होता है। उस लड़के की
स्कॉलरशिप को बंद कर दिया जाता है, जबकि उसके स्कॉलरशिप में उसको 20-25 हज़ार रुपये मिलते थे और वो अपने परिवार को, अपनी माँ को और अपने भाई के ख़र्चों को उसी पैसे से चलाता था। उसकी माँ कपड़े सिल करके घर को चलाती थी। उसके स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया, उसको हॉस्टल से बाहर कर दिया गया, उसको हॉस्टल में उसका खाना खाना बंद कर दिया गया और उसको मजबूर किया गया कि वो हॉस्टल में के बाहर कैंपस में एक छोटा सा शेड बना करके उस ठंड में रहे और किसी तरह से इधर उधर से खाना खाने का इंतज़ाम करे। इसके लिए उसको मजबूर किया और उसको इतना प्रताड़ित किया कि अंत में उसने अपनी जान दे दी। और हम उसको आत्महत्या नहीं मानते हैं, हम उसको कहते हैं ये उसकी संस्थागत हत्या थी, इंस्टीट्यूशनल मर्डर, क्योंकि उसको इतना परेशान किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि उसने अपनी जान दे दी। और जब उसने अपनी जान दी तो उसने अपनी डायरी में एक तरह से एक खुला पत्र लिखा और उसमें उसने कहा कि आज मुझे पता चला है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं चाहे कितना भी पढ़ लूँ, मैं चाहे जितने बड़े बड़े सपने देखूँ, लेकिन अंत में मुझे मेरे जन्म से ही जोड़ करके देखा जाएगा। मेरा जन्म और जन्म से निर्धारित मेरी जात ही मुझे परिभाषित करती है, मुझे डिफ़ाइन करती है। मेरा अस्तित्व इससे अलावा कुछ भी नहीं है। तो साथियों, भाइयों और बहनों, मैं इस बात से ही शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये दरअसल हम लोगों को उस समय 6 साल पहले बता रहा था ये घटना कि इस देश के अंदर जो नई सरकार आई है उसकी क्या सोच है, उसकी मनुवादी सोच है। और मनुवाद के अंतर्गत, मनुस्मृति के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं विशेष रूप से उन्हें हम दोहराना चाहते हैं। फिर उनके संदर्भ में हम देखेंगे कि इस सरकार ने क्या क्या किया है हमारे देश के अंदर पिछले 6 साल के अंदर। तो इसलिए मैं आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि मनुस्मृति में ये कहा गया है, बिल्कुल हमारे संविधान के विपरीत, कि जन्म पर ही जात आधारित है और जन्म और जात पर आपका स्तर क्या होगा समाज के अंदर वो आधारित है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी कर लें, आप पढ़ लें, आप लिख लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन जन्म से समाज में जो आपके लिए स्तर चुना गया है, तय किया गया है, उससे आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। मतलब जन्म से जिस असमानता की स्थिति में आप पैदा हुए हैं उससे आपको छुटकारा कतई मिल ही नहीं सकता है। आपको उसी जगह पर बने रहना पड़ेगा, उसी असमानता का शिकार बना रहना पड़ेगा। इसके साथ मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि आपका जो पेशा है, आप जो काम करेंगे, वो भी आपके जन्म से तय होता है, आपकी जात से तय होता है। और आपको आपका जो जन्म आधारित पेशा है उससे अलग कुछ भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये एक तरह से पाप है, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, अपने जात के हिसाब से, अपने जन्म के हिसाब से अपने पेशे को करने का, अपने पेशे को चुनने का। और ये बात केवल दलितों के लिए नहीं कही गई है, ये बात शूद्रों के लिए भी कही गई है, यानी उन तमाम लोगों के लिए कही गई है जो खेतों में काम करते हैं, खलिहानों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, जो कामकाजी जनता है उसके लिए भी ये कहा गया है कि इस तरह से काम करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है। इससे तुमको छुटकारा नहीं मिल सकता और तुमको एक तरह से अपने मालिकों की गुलामी स्वीकार करनी होगी। ये भी मनुस्मृति हमें बताता है। महिलाओं के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिलाएं तो असमान हैं, ये तो कभी समान हो ही नहीं सकती हैं, यहाँ तक कि वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं, उनको हमेशा किसी न किसी पुरुष के नियंत्रण में रहना होगा। तो महिलाएं असमान हैं, दलित और शूद्र असमान हैं, काम करने वाले लोग असमान हैं। तो ये आप समझिए कि हमारे समाज के
मतलब जो जनसंख्या है उसका बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब 75% या 80% हिस्सा ऐसा है जो मनुस्मृति के हिसाब से अनुसार पूरी तरह से असमान है और कभी समानता के बारे में, समान अधिकारों के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो इसमें जो बातें कही गई हैं कि जो लोग शूद्र हैं, जो लोग दलित हैं, जो महिलाएं हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र से दूर रखा जाए, उनको अच्छे पेशों से, जो सम्मानजनक पेशे हैं उनसे दूर रखा जाए, ये सारी बातें उसमें दर्ज हैं। इसके साथ साथ भाइयों और बहनों, एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात मनुस्मृति में कही गई है कि जो न्याय की व्यवस्था है, जो न्याय की प्रणाली है, वो किस तरह की होनी चाहिए। हमारा संविधान कहता है, आज जो हमारे देश में न्याय प्रणाली है वो कहती है कि न्याय के लिए सब बराबर हैं। जिसने जो अपराध किया है उसको उसकी सज़ा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। ये हमारी न्याय प्रणाली कहती है। हालांकि हम जानते हैं कि पैसे वाले बच जाते हैं, जो अच्छे वकील कर सकते हैं वो भी बच जाते हैं, लेकिन सिद्धांत ये है कि न्याय प्रणाली के लिए सब लोग बराबर हैं और जो जैसा अपराध करेगा उसको वैसी सज़ा मिलेगी। लेकिन मनुस्मृति क्या कहता है? मनुस्मृति ठीक इसके उल्टा कहता है। और मनुस्मृति में लिखा है कि अपराधी की जात को देख करके और उसने किसके साथ अपराध किया है, यानी जो पीड़ित पक्ष है उसकी जात को देख करके तय किया जाएगा कि अपराधी को क्या सज़ा दी जाएगी। तो आप देखते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि अगर एक उच्च जाति का पुरुष एक तथाकथित नीच जात की महिला के साथ बलात्कार करता है या उसका अपहरण करता है तो उसको किसी प्रकार की कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई तथाकथित नीची जात का पुरुष अपने से ऊंची जात की महिला के साथ कोई संबंध बनाएगा या प्यार करेगा या उसके साथ रहेगा तो उसको मृत्यु दंड दी जाएगी, उसको मारा जाएगा। और ये सोच हमारे समाज में आज भी कितनी प्रभावशाली है वो दिखाई देता है जब हम देखते हैं कि आज जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं, जो अपने से तथाकथित छोटी जात के लड़के के साथ लड़कियां विवाह करती हैं तो उनको मृत्युदंड दिया जाता है और उन तथाकथित छोटी जाति के लड़कों को भी मृत्युदंड दिया जाता है। और ये मृत्युदंड देने वाले कौन हैं? वो उनके रिश्तेदार हैं, उनको जानने वाले हैं। तो ये आज भी मनुस्मृति का इतना असर लोगों के सोच पर है। तो ऐसी हालत में जब एक सरकार ऐसे लोगों की बनती है जो कहती है कि हम मनुस्मृति को ही लागू करना चाहते हैं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हम कितने खतरे में हैं और हमारा संविधान कितने खतरे में है, हमारी न्याय प्रणाली कितने खतरे में है। तो आप देखिए, जब से ये सरकार आई है तब से जो दलित जात के छात्र हैं, जो ओबीसी छात्र हैं, उनकी जो छात्रवृत्ति है, उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं, वो हर साल कम होती जा रही हैं, वो देर से मिलती हैं। और उसकी वजह से हज़ारों दलित बच्चे, ओबीसी बच्चे, अब उनकी पढ़ाई छूट गई है, वो आगे पढ़ने में बिल्कुल मजबूर हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी स्कूल हैं वो भी ऐसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, पहले राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में है, उन्होंने लाखों सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। और सरकारी स्कूल का बंद होने का मतलब है कि दलित बच्चों को, गरीब ओबीसी बच्चों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को और लड़कियों को पढ़ाई का बिल्कुल मौका मिलेगा नहीं। तो वो मनुस्मृति की जो सोच है कि पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से, जात की वजह से लोगों को दूर रखा जाना चाहिए, उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को लागू करके एक तरह से उसको ही, उसी का ही अनुसरण कर रही है। ये हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि फीस में बहुत वृद्धि हुई है। जो सरकारी शिक्षा के संस्थाएं हैं
उनमें भी फ़ीस की बहुत वृद्धि हुई है और उनकी फ़ीस अब इतनी हो गई है कि जब दलित बच्चे वहाँ एडमिशन्स पाते हैं, प्रवेश पाते हैं, तो वो फ़ीस न देने की वजह से, क्योंकि उनको भी कुछ हद तक फ़ीस देनी पड़ती है, बढ़ी हुई फ़ीस देनी पड़ती है, तो वो शिक्षा से महरूम रह जाते हैं। और हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि इसका एक ही अपवाद है पूरे देश में। एक तो दिल्ली में कुछ सरकारी स्कूलों में कुछ सुधार किया गया है, लेकिन केरला के अंदर सरकारी स्कूलों में इतना ज़्यादा सुधार किया गया है कि हमें गर्व है इस बात पर कि आज सरकारी स्कूलों में ज़्यादा संख्या में बच्चे प्रवेश पा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों में कम, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे दर्जे की शिक्षा गरीब बच्चों को और जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं उनको मिल रही है। और जैसे जैसे तमाम वर्गों के, तमाम हिस्सों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पढ़ाई और भी अच्छी हो जाएगी, वहाँ के टीचरों का स्तर भी और अच्छा हो जाएगा, और ये केरला में देखने को मिल रहा है। लेकिन केरला अपवाद है। बाकी हमारे देश में हम देखते हैं कि दलित बच्चों का, पिछड़े बच्चों को जो आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण के स्थान भी पूरी तरह से उनको उपलब्ध नहीं किए जा रहे हैं। फीस में बढ़ोतरी करके उनको शिक्षा से दूर किया जा रहा है। नौकरियों में जो आरक्षण है, हम जानते हैं कि केवल सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, केवल पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण है। और कांग्रेस की सरकार ने भी सरकारी नौकरियों में बहुत कमी की थी, भर्ती बंद कर दी थी। लेकिन इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो बिल्कुल मतलब नौकरियों की कटौती की है, और आज सरकारी क्षेत्र में केवल कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे काम लोगों को मिल रहा है, जिसमें कोई सुरक्षा नहीं है और न्यूनतम वेतन भी उनको नहीं मिलता है। लेकिन जो आरक्षित स्थान थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, उसका निजीकरण किया जा रहा है, और सरकारी नौकरियों में भर्ती पर बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगाई जा रही है। तो ये हमारे सामने शिक्षा और पेशे में साफ साफ मनोवादी नीतियों का अनुपालन या उनको लागू करने की बात हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसका असर दलित बच्चों पर, पिछड़े बच्चों पर बहुत बहुत बुरी तरह से पड़ रहा है, और लड़कियों की पढ़ाई पर भी और लड़कियों की नौकरी पर भी पड़ रहा है, क्योंकि उनके माँ बाप प्राइवेट शिक्षा में उनको नहीं भेज सकते हैं। वो सोचते हैं लड़के को पढ़ाओ, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए लड़कियों की शिक्षा भी बहुत प्रभावित हो रही है। और अब तो सरकार ने नई शिक्षा नीति जो तैयार की है, उसका तो असर ये होगा कि पूरा जोर निजीकरण पे ही होगा, निजी शिक्षा पर ही होगा। सरकारी स्कूलों पर सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं देंगे, उनको बिल्कुल बंदी की तरफ धकेला जाएगा, और इस प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था में दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए जगह बिल्कुल कम होती चली जाएगी, और वो बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र के बाहर होंगे। और इस शिक्षा नीति में जो उन्होंने एक बात और कही है कि छोटी क्लास में ही हम लोग जो पेशे से जुड़ी हुई शिक्षा है उस पर जोर देना चाहेंगे। तो मतलब ये तो मनोवाद है कि जिस पेशे में आप पैदा हुए हैं उसी पेशे में आप रहिए। तो जो वहाँ पर अलग स्ट्रीम्स में बच्चों को भेजा जाएगा, तो निश्चित रूप से जो पेशे वाले स्ट्रीम्स होंगे, जिसमें बढ़ई का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, इस तरह के तमाम काम होंगे, उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें निश्चित रूप से दलित बच्चे, पिछड़े वर्ग के बच्चे, गरीब वर्ग के बच्चे ही उस स्ट्रीम में भेजे जाएंगे, और उनके लिए आगे बढ़ने का मौका और भी कम हो जाएगा। ये नई शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है, और जो उसमें निजी शिक्षा पर जोर है, इसके बारे में तो खैर बहुत से हमारे संगठन भी लड़ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारी जो न्यायपालिकाएं हैं, तो पहले कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट था, उससे हम लोगों को कुछ उम्मीद बनी रहती थी कि सुप्रीम कोर्ट जो दलित हैं, जो बहुत ही पीड़ित हिस्से हैं हमारे समाज के,
उनके अधिकारों की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन हमने देखा 2 साल पहले कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जो SC/ST के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकने का जो कानून है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट, उसको ही निष्प्रभावी बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। और उसके ख़िलाफ़ आप जानते हैं कि ज़बरदस्त आंदोलन ख़ास तौर से उत्तर भारत में हुआ, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, और दलित नौजवान बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर करके उन्होंने भारत बंद किया। और उसके बाद उनके ऊपर जिस तरह का हमला हुआ है उसके बारे में कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। आप बंगाल में रहते हैं, शायद आपको इसका पता भी नहीं होगा, लेकिन नाबालिग बच्चों को उत्तर प्रदेश में जेलों में ठूसा गया। जिन लोगों ने दलितों के ऊपर गोली चलाई, उनके वीडियो मौजूद हैं, वो आज भी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, आज़ाद हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बस्तियों में घुस घुस करके दलितों को घसीट घसीट करके मार मार करके जेलों में ठूसा गया। ये उनको सबक सिखाने के लिए किया गया। और उसके बाद जब गवर्नमेंट मजबूर हुई कि पार्लियामेंट में उनको कहना पड़ा कि नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है हम इसको नहीं मानते, हम एक कानूनी रास्ता लेकर के उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन जो तमाम केसेस हैं दलित नौजवानों के ख़िलाफ़, जो तमाम उनकी मारपीट हुई है, उनकी नौकरियां चली गई, तो उनको कहीं भी न्याय इस मामले में नहीं मिला है। ये बात भी हमको निश्चित रूप से याद रखनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी जो क्राइम ब्यूरो है, जो पुलिस की क्राइम ब्यूरो है, जो आंकड़े इकट्ठा करती है, वो क्राइम ब्यूरो का कहना है कि 2014 से लेकर के 2019 तक दलितों के ख़िलाफ़, SC/ST के ख़िलाफ़ जो अत्याचार की घटनाएं हैं, जो हिंसा की घटनाएं हैं, उनमें 20% की वृद्धि हुई है। और ये 2019 तक ही है। 2020 में तो आप जानते हैं बहुत बड़ी छलांग इन अत्याचार की घटनाओं के आंकड़े में आया है, लेकिन वो हमको 1-2 साल के बाद ही पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि अत्याचार भी बहुत ज़्यादा दलितों के ख़िलाफ़ बढ़ा है और न्याय प्रक्रिया से उनको दूर रखा गया है। जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो उनको फिर न्याय नहीं मिलता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मनुस्मृति का ये एक बहुत बड़ा पहलू है कि अपराधी की जात को देख करके उसको सज़ा दी जाएगी, और उसने किसके ख़िलाफ़ अपराध किया है उसकी जात को देख करके उसके अपराध के बारे में सोचा जाएगा। ये बात हम देख रहे हैं ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं, इनमें हम बहुत साफ तरीके से देख रहे हैं कि मनोवादी न्याय प्रणाली किस तरह से लागू की जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि योगी की सरकार के बनने के कुछ ही दिन बाद 5 मई को सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में ठाकुरों द्वारा दलितों के ऊपर वो ज़बरदस्त हमला हुआ था, जिसमें तमाम दलितों की महिलाओं को के साथ मारपीट हुई, उनके घर जलाए गए, तलवार लेकर के ठाकुर घूम रहे थे, पुलिस उनको देख रही थी, वो गंदे और भद्दे नारे लगा रहे थे। और उसके बाद 5 दलितों के ख़िलाफ़ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा करके उनको जेल भेजा गया। ज़्यादा दलित जेल गए। और उसके बाद जब दलितों ने अगले महीने की 9 तारीख को एक आंदोलन किया सहारनपुर में, तो उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ। और उसके बाद चंद्रशेखर रावण के ऊपर NSA लगाई गई, हालांकि ना वो सहारनपुर में था ना वो शब्बीरपुर में था। तो इस तरह से बहुत स्पष्ट हो गया कि जब किसी राज्य में भाजपा की सरकार आती है तो न्याय प्रणाली किस तरह से लागू की जाएगी। ये रोज़ हमको नए इसके उदाहरण मिल रहे हैं। तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के 2 उदाहरण देने की कोशिश करूंगी। और ये भी मैं बता दूं कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं हो रहा है। दिल्ली में अभी 1 हफ्ता पहले एक दलित नाबालिग लड़की जो एक औरत के घर में काम करती थी, उसने अपने मामा को फ़ोन किया और कहा कि जहाँ मैं काम करती हूँ मालकिन कह रही है कि ड्राइवर तुम्हारे ही कमरे में सोएगा, तो ये तो बहुत गलत है, मैं क्या करूँ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उस लड़की की लाश टंगी हुई उसी क्वार्टर में, उसी कमरे में मिली। उसके परिवार के लोगों ने
पुलिस में जाकर के कहा कि इसमें निश्चित रूप से मालिक का हाथ है, ड्राइवर का हाथ है, आप इसके लिए ठीक से जांच करिए। लेकिन पुलिस वालों ने, आपको ताज्जुब होगा, परिवार के लोगों को मारा पीटा, उनको जेल भेज दिया और उस लड़की की लाश को जल्दबाजी करके जला भी दिया, मतलब जो हमने हाथरस में देखा। और आज या कल जब दिल्ली में छात्रों ने और तमाम और लोगों ने प्रदर्शन किया थाने के सामने, तो उनको भी बहुत बुरी तरह से मारा गया, पत्रकार को भी बहुत बुरी तरह से मारा गया। और अब दिल्ली में भी बहुत बड़ी आवाज़ उठ रही है कि उस लड़की की मौत की ठीक से जांच होनी चाहिए। हालांकि अब उसकी बॉडी मिल नहीं सकती है, लेकिन फिर भी आखिर उसने सुसाइड, अगर उसने सुसाइड किया तो सुसाइड क्यों किया, और जो उसकी मेडिकल की रिपोर्ट है उसमें क्या निकला है, ये बात भी सामने आनी चाहिए। तो राजधानी में जहाँ भाजपा के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, वहाँ भी ये घटना घटी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमको ज़बरदस्त उदाहरण मिलते हैं कि मनोवादी न्याय प्रक्रिया को किस तरह से लागू किया जाता है और उसका क्या परिणाम होगा। आपको मालूम है कि 2017 में ही योगी के आने के बाद एक नाबालिग लड़की ने उन्नाव का जो विधायक था भाजपा का, सेंगर, जो भाजपा का था और ठाकुर जात का था, राजपूत था, उसके खिलाफ उसने बलात्कार और सामूहिक बलात्कार में शामिल होने की रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की। तो थाने में रिपोर्ट तो दर्ज हुई, लेकिन उसका नाम हटा दिया गया, सेंगर का नाम हटा दिया गया। और वो परिवार लगातार अधिकारियों के पास गया कि उसका नाम आना चाहिए, लेकिन उसका नाम नहीं आया। उसके बाद उसके पिता को, उस लड़की के पिता को सेंगर के भाई ने बहुत बुरी तरह से मारा, उसको झूठे केस में जेल भिजवाया और जेल में उसकी मौत भी हो गई। मौत के बाद वो परिवार गया मुख्यमंत्री के घर के सामने, उसने अपने आत्मदाह करने की कोशिश की। फिर उस सेंगर का नाम एफआईआर में जोड़ा गया, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया। जब तक हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया और हाई कोर्ट ने नहीं कहा कि उसको अरेस्ट करो, तब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। तब तक उसका बाप मर चुका था। उसके बाद उसको उन्नाव के जेल में ही बिल्कुल मेहमान की तरह रखा गया और उसको सब कुछ मालूम था कि वो परिवार क्या कर रहा है। जब परिवार के लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह गए गाड़ी से, तो रात के अंधेरे में एक ट्रक जिसका नंबर प्लेट नहीं था, उसने उनकी गाड़ी के साथ टक्कर मारी और उस लड़की की 2 चाचियाँ वहीं मर गईं और लड़की इतनी बुरी तरह से घायल हुई कि लगता था कि उसकी जान नहीं बचेगी। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और उस लड़की को परिवार के साथ दिल्ली ट्रांसफ़र किया, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, उसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस की सुरक्षा दिलवाई और उस केस को दिल्ली के एक कोर्ट में चलाया। उसके बाद ही भाजपा ने उस विधायक को पार्टी से निकाला और फिर आपको मालूम है कि दिल्ली के उस कोर्ट ने उसको अपराधी ठहरा करके उसको सज़ा सुनाने की काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की भूमिका को हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, वो किस हद तक जा सकती है। एक नाबालिग लड़की, एक ये पॉक्सो का केस है जिसमें लड़की का बयान ही सब कुछ है, और ऐसे केस में जिसके खिलाफ वो बयान दे रही है उसका नाम आप नहीं दर्ज होने दे रहे हो, वो उसके बाप को मरवा देता है, उसके बाद नाम दर्ज करते हो, अरेस्ट नहीं करते हो। फिर हाई कोर्ट कहती है अरेस्ट करो, तो उसको उसके घर के पास के ही जेल में रखा जाता है, पूरी सुविधा दी जाती है और वो ऐसा लगता है कि उस लड़की के परिवार पर हमला करवाता है, उनको पूरी तरह से साफ करने की कोशिश करता है। तब सुप्रीम कोर्ट जब हस्तक्षेप करती है तब जा कर के उस बच्ची के परिवार को न्याय मिलता है। वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली की कोर्ट से वो जो बलात्कारी है उसको सज़ा सुनाई जाती है। तो किस हद तक एक मनोवादी सरकार मनुस्मृति के अनुरूप कानून को लागू करने के लिए तैयार है, ये हमने उन्नाव वाले केस में तो देखा ही, और अब ये जो हाथरस का केस है इसमें तो और स्पष्ट तरीके से उनकी जो मनुवादी सोच है, उनका जो मनुवादी दृष्टिकोण है,
वो सामने आया है। आप सब जानते होंगे कि जो पीड़ित महिला है, अब तो थी, वो वाल्मीकि जात की है। अब आप सोचिए कि उस गांव में 100 से ज़्यादा घर ठाकुरों के हैं और केवल 3 घर वाल्मीकियों के हैं। सारी ज़मीन ठाकुरों की है, सारे संसाधन ठाकुरों के हैं, सारी ताकत, सारा प्रभुत्व ठाकुरों का है। जिस जगह पर वो लड़की अपनी माँ के साथ चारा काट रही थी, वो ज़मीन भी ठाकुरों की ही है। चूँकि ये लोग ठाकुरों के लिए मजदूरी करते हैं, उनको घरों में भी मजदूरी करते हैं, इसलिए बदले में ठाकुर इनके ऊपर एहसान करते हैं, उपकार करते हैं कि हाँ, तुम हमारे जगह से चारा काट सकते हो। वहीं वो चारा काट रहे थे। और उसके बाद में आपको पता है कि माँ ने देखा कि लड़की है नहीं, उसने ढूंढा, लड़की का चप्पल उसको मिला और फिर उसको लड़की उस हालत में मिली कि अर्धनग्न थी, उसके गुप्तांग से खून निकल रहा था, उसकी जीभ काटी गई थी, उसकी आंखें निकली हुई थी, उसका पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था। इस हालत में वो लड़की माँ को मिली। फिर माँ ने किसी तरह से लड़की को थाने में पहुँचाया। वो थाने के बाहर ज़मीन पे पड़ी पड़ी तड़पती रही और थाने के लोगों ने हंसी उड़ाई और कहा कि ये तो नाटक हो रहा है। और फिर उनको अपने खर्चे पर एक टेम्पो करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीसीटीवी में जो फुटेज थी, वो फुटेज गायब हो गई है। पता नहीं चल रहा है कि वो किस हालत में वहाँ पहुँची। और उसके बाद फिर उसको अलीगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज है, उसके हॉस्पिटल में आईसीयू में पहुँचाया गया। और 11 दिन के बाद, जब सारे प्रमाण नष्ट हो चुके थे, बलात्कार के सारे प्रमाण नष्ट हो चुके थे, 12 दिन के बाद उस लड़की के कपड़े भेजे गए फॉरेंसिक टेस्ट के लिए। तो जब कुछ बचा ही नहीं था तो फॉरेंसिक टेस्ट में कुछ निकला भी नहीं। तब तक लड़की कई बार नहलाई धुलाई गई थी, उसको पोछा गया था, साफ़ किया गया था, किसी तरह के प्रमाण के बचे रहने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन सरकार बचाव के लिए इस बात को छुपा रही है, वहाँ की पुलिस इस बात को छुपा रही है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने जो जांच की, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस लड़की के साथ जो संकेत हैं, जो साइंस हैं, वो रेप के हैं और रेप ऐसा लगता है कि इसके साथ हुआ है। अब जब प्रमाण के लिए आपने 11 दिन बाद उसके कपड़े भेजे, तो जो कानून है रेप का, वो क्या कहता है कि लड़की का बयान, पीड़ित पक्ष का बयान ही सब कुछ होगा। और लड़की ने बयान दिया फिर 11 दिन के बाद, जब उसको होश आया, और उसने कहा कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार फलाने 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 ने किया है। लेकिन आप देखिए, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है, उत्तर प्रदेश के अखबारों से कहलवाया जाता है कि रेप नहीं हुआ, लड़की के भाई ने उसको मार डाला, माँ ने उसको मार डाला। ये क्या है? ये है अपराधियों को बचाने का काम। क्यों बचा रहे हैं उन अपराधियों को? वो कोई एमपी एमएलए तो नहीं है, नहीं, लेकिन वो ऊंची जात के हैं, वो ठाकुर जात के हैं। जिन लोगों की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसकी जात के हैं। और जो पीड़ित पक्ष है, जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त हिंसा हुई कि फिर आप जानते हैं उसकी मौत 29 तारीख को हो गई, वो वाल्मीकि समाज की है। वो दलितों में जो बहुत ही मतलब पिछड़ी जात है, उपजात है, उसकी है। इसलिए हम देखते हैं कि न्याय की प्रक्रिया का जो क्रियान्वयन है, वो हमारी न्यायिक प्रणाली के हिसाब से नहीं होता है, वो एक तरह से मनुस्मृति के हिसाब से होता है। और अगर प्रेस की तरफ से, अगर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, अगर DSMM, जनवादी महिला समिति, SFI, DYFI, तमाम जनवादी संगठनों की तरफ से इतना विरोध नहीं होता, इतना हल्ला नहीं होता। आपने बंगाल के अंदर भी बड़े बड़े मशाल जुलूस निकाले, बड़े बड़े प्रदर्शन किए, और इसी का नतीजा है कि सरकार ने जो झूठ बोला, पुलिस ने जो झूठ बोला,
और जिस तरह से उन्होंने परिवार से उस लड़की की डेड बॉडी को दूर रख करके उसको आधी रात में जलाने का काम किया, उस सब के लिए अब उनसे सवाल किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी उनसे सवाल कर रहा है। अब सीबीआई के हाथ में इंक्वायरी दी गई है। लगता है कि सरकार टालना चाहती है चीज़ों को। सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में बातचीत आई है और हम लोग लड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग अपनी लड़ाई में ज़रा सा भी पीछे हटे तो उत्तर प्रदेश की सरकार मनुस्मृति का आधार लेकर के इस पूरे मामले में अन्याय करेगी, पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय होगा और हमला करने वाले जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर जो नामित अपराधी हैं, नेम्ड जो इसमें सस्पेक्ट्स हैं, उनको बचाने का काम फिर सरकार करेगी। तो इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपके लिए और बंगाल की जनता के लिए सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है कि ये भाजपा की सरकार दरअसल कैसी सरकार है। बहुत से लोग कहते हैं ये सांप्रदायिक सरकार है। हाँ, ये बात सही है। ये ऐसी सरकार है जो सांप्रदायिकता का सहारा लेती है। ये समाज के अंदर बंटवारा पैदा करती है सांप्रदायिकता का आधार लेकर के। ये हिंदू और मुसलमान में समाज को बांट करके अपना राजनीतिक मकसद प्राप्त करने का काम करती है। जो बहुसंख्यक जनता है उसको अपनी तरफ खींचती है, अपने पक्ष में लाती है और अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ उनके अंदर घृणा पैदा करके, दुश्मनी का भाव पैदा करके वो इसका राजनीतिक लाभ उठाती है। लेकिन आपको ये पूछना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों करती है, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद बहुत बड़ा मकसद है। ये सांप्रदायिकता का आधार लेकर के सांप्रदायिक विभाजन पैदा करके बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा करके इलेक्शन जीत करके एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा करना चाहती है। और वो उद्देश्य क्या है? इस देश के अंदर मनुस्मृति के आधार पर एक ज़बरदस्त शोषण पर आधारित व्यवस्था को कायम करना, लागू करना। आप भूलिए मत, अभी पार्लियामेंट का सेशन हुआ था थोड़े ही दिन के लिए, सारे विपक्षी दल हल्ला मचा रहे थे, लेकिन पहले जो उन्होंने अध्यादेश पारित किए थे उनको एक ही रात में कानून का रूप दिया इस सरकार ने। वो क्या थे अध्यादेश, वो क्या कानून उन्होंने बनाया? क्या वो हिंदुओं के पक्ष में थे? क्या वो किसी धार्मिक समुदाय के पक्ष में थे? नहीं, वो 3 कानून थे। एक, आवश्यक वस्तु नियम उन्मूलन कानून, मतलब आवश्यक वस्तुओं के दाम पर जो कंट्रोल होता है, और आवश्यक वस्तु का मतलब दाल, अनाज, खाना पकाने का तेल, आलू, इन सब चीज़ों को उस कानून की परिधि के बाहर कर दिया गया ताकि महंगाई के ऊपर कोई रोक टोक न हो, ताकि जो राशन की व्यवस्था है उसको भी कुछ दिनों के बाद बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम को से तमाम आवश्यक वस्तुओं को निकालने का मतलब। इसके साथ ही साथ किसानों के जीविका को बिल्कुल नष्ट करने के लिए भी कानून पारित किया गया। आज जो सरकार न्यूनतम भाव पर कुछ अनाज किसानों से खरीदने का काम करती है और वही अनाज एफसीआई के गोदाम में जाता है, वही अनाज राशन की दुकान में आता है सस्ते दरों पर और आजकल मुफ्त में हम लोगों को, गरीबों को मिलता है। वो कहाँ से आएगा? फिर वो नहीं मिलेगा, फिर सरकार नहीं लेगी, एफसीआई भी बंद हो जाएगा, राशन प्रणाली भी बंद हो जाएगी और किसान अपने अनाज को, अपनी फसलों को कौड़ियों में बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मंडियों में काम करने वाले जो हज़ारों हज़ार मज़दूर हैं, महिलाएं हैं,
उन सब की जीविका भी समाप्त हो जाएगी। तो आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे का दुश्मन बनाना नहीं है, बल्कि इस दुश्मनी का फ़ायदा उठा करके, राजनीतिक लाभ उठा करके, इलेक्शन जीत करके उसका लक्ष्य है शोषण की व्यवस्था को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनाना, शोषण के जो बंधन हैं उनको और भी ज़्यादा मजबूत बनाना। और इस शोषण का शिकार कौन होगा? महिलाएं होंगी, दलित होंगे, आदिवासी होंगे, पिछड़ी जात के लोग होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस देश में काम करने वाले तमाम लोग भी होंगे, तमाम मजदूर होंगे, तमाम किसान होंगे। इसलिए जो लोग ऊंची जात के हैं लेकिन मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं, उनको भी समझना होगा कि उनको जो लग रहा है कि उनका जाति वर्चस्व बचा रहेगा, उनका समाज के अंदर वर्चस्व बचा रहेगा, उनको समझना होगा कि सरकार की जो नीतियां हैं उनके चलते उनका भी खेत उनसे छिन जाएगा, उनकी नौकरी भी उनसे छिन जाएगी, उनकी जीविका पर भी प्रहार होगा और उनको भी नीचे धकेलने का काम किया जाएगा। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमको भारतीय जनता पार्टी और उसको चलाने वाला जो आरएसएस है उसके उद्देश्य को समझना होगा। उसका उद्देश्य है इस देश के संविधान को समाप्त करना, उसका उद्देश्य है मनोवादी व्यवस्था को लागू करना, उसका उद्देश्य है हर तरह की असमानता को सही ठहराना और मजबूत करना, जन्म और जात के साथ जुड़ी असमानता को बनाए रखना, न्याय प्रणाली को भी जात के आधार पर लागू करना। अपराधी की जात क्या है, पीड़ित पक्ष की जात क्या है, इसके आधार पर न्याय प्रणाली को लागू करना। लेकिन इसके अलावा उनका उद्देश्य ये भी है, उनका लक्ष्य ये भी है कि इस देश के अंदर कुछ पूंजीवादी घरानों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, विदेशी पूंजीपतियों को हर क्षेत्र में कब्जा करने का पूरा मौका मिलेगा, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, विदेशी पूंजी निवेश। उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा, खुलेआम वो आ सकते हैं और हमारे तमाम उद्योगों पर कब्जा कर सकते हैं। और हमारे देश के उद्योग, हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन, हमारे देश के तमाम संसाधन, ये सब 2-3 बड़े पूंजीवादी घरानों के हाथ में दिए जाएंगे और इस तरह की एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि समस्त जनता, पीड़ित शोषित जनता एक तरफ और कुछ मुट्ठी भर अरबपति खरबपति जिनके पीछे सरकार की पूरी ताकत है वो दूसरी तरफ, इस तरह की शोषण व्यवस्था वो मनोवाद के आधार पर, मनोवाद का सहारा लेकर के इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर लागू करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप मेरी बात को परम सच मत मानिए। आप आरएसएस के ही घोषणाओं को पढ़िए। 1950 में उन्होंने क्या कहा था, हमारे संविधान के बारे में क्या कहा था, ये हमें अस्वीकार है। मनुस्मृति के बारे में क्या कहा था, इसको हम लागू करना चाहते हैं, यही हमारा न्याय शास्त्र है। और मनुस्मृति क्या है उसके बारे में पढ़िए, हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, हमको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन उपलब्ध है, उसको ढूंढिए, उसको पढ़िए कि किस तरह की व्यवस्था वो लागू करना चाहते हैं। और तब आपको समझ में आएगा कि इनसे निपटने के लिए आज हम लोग जो वामपंथी हैं, हम लोग जो जनवादी मूल्यों को बचाए रखना चाहते हैं, हम लोग जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हमको छोटे छोटे खेमों में बटे नहीं रहना है। जो लोग इस संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग समानता को बचाए रखना चाहते हैं, जो लोग
इस समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, उन सबको एक साथ आकर के लड़ना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, उनके निशाने पर हम सब हैं। सारी महिलाएं, सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे आदिवासी, सारे मजदूर, सारे किसान, सारे कामकाजी लोग सब उनके निशाने पर हैं और सबको एकजुट होकर के उनके खिलाफ और उनकी साजिशों के खिलाफ लड़ना होगा। आज वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन उनका राष्ट्रवाद कैसा राष्ट्रवाद है? उनका ऐसा राष्ट्रवाद है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें आदिवासी और दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें महिलाओं के लिए दूसरे दर्जे का नागरिक ही बना रहना पड़ेगा। ये राष्ट्रवाद नहीं, ये मनुवाद है। असली राष्ट्र की परिकल्पना तो हम करते हैं जो तमाम नागरिकों का राष्ट्र है, तमाम नागरिकों को जोड़ करके एक राष्ट्र बनता है और तमाम नागरिकों के हितों की लड़ाई उस राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। ये असली राष्ट्रवाद है जिसके लिए हमको लड़ना है। और जो हमारा लक्ष्य है, समानता पर आधारित समाज, शोषण का अंत, उसकी तरफ अगर हमें जाना है तो इस भारतीय जनता पार्टी और उसको चलाने वाले आरएसएस का जो मनोवादी चरित्र है और उसका जो मनोवादी इरादा है, उसका पर्दाफाश हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने करना होगा। इन तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आपने बहुत धैर्य के साथ मेरी बातों को सुना। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जुड़े भी हैं। मैं देख रही हूँ कि क्या कोई सवाल है किसी का, तो अभी तो कोई सवाल यहाँ सामने आया नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हाँ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इतना कहना काफ़ी नहीं है कि मैं ठीक कह रही हूँ। आप खुद अध्ययन कीजिए, आप खुद इनके सरकार के किए हुए काम पिछले 6 साल के उनको देखिए। अभी तक आपका बंगाल इनसे बचा हुआ था, अगले साल ये बंगाल पर धावा बोलना चाहते हैं, बंगाल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। बहुत बड़ी लड़ाई आपके सामने है। बंगाल को बचाना है, देश को बचाना है, मनोवाद से अपने समाज को बचाना है और संविधान को भी बचाना है। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सबको नमस्कार। दुर्गा पूजा आ रही है, उसकी आपको मैं बधाई देना चाहती हूँ। दुर्गा की जो शक्ति है, पाप के खिलाफ लड़ने की शक्ति, कुछ लोग इस रूप में उसको देखते हैं, कुछ लोगों का दूसरा भी विचार है। बहरहाल पाप के खिलाफ लड़ने की शक्ति सब में आए, सब में बढ़े और पाप के खिलाफ हम लोग सब मिल के लड़ें। सबसे बड़ा पाप आधुनिक युग में है असमानता को बनाए रखने का पाप, शोषण को बनाए रखने का पाप, उत्पीड़न को बढ़ाने का पाप। इसके खिलाफ हमको लड़ना है, मिल कर के लड़ना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।